नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन न्यूज के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको चेक बाउंस मामले में आपके अधिकार के बारे में जानकारी देंगे। चेक बाउंस होने पर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चेक का इस्तेमाल कई तरह के लेन देन जैसे कि कर्ज अदायगी, वेतन का भुगतान, फीस आदि भरने में किया जाता है। चेक की प्रक्रिया बैंकों की तरफ से पूरी की जाती है और रोजाना निपटारा किया जाता है। अगर आपको किसी ने चेक दिया है और आप उसको कैश कराने के लिए बैंक में जमा कराते हैं, तो यह जरूरी है कि चेक जारी करने वाले के खाते में कम से कम उतने पैसे हों जितने का चेक उसने जारी किया है। अगर उसके खाते में उतने पैसे नहीं होते हैं तो बैंक चेक को डिसऑनर कर देता है। इसी को चेक बाउंस कहा जाता है। जब चेक बाउंस होता है तो बैंक की ओर से एक स्लिप भेजी जाती है। इस स्लिप में चेक बाउंस होने का कारण लिखा होता है। चेक बाउंस होने की सूचना देनदार को होना अनिवार्य है। लेनदार को अगर भुगतान 1 महीने के अंदर नहीं मिलता तो ऐसे हालात में देनदार को लीगल नोटिस भेजा जाता है। नोटिस मिलने के बाद अगर 15 दिनों तक अदायगी नहीं की जाती है तो ये कानून के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारियां। विस्तार में आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुंजन कुमार जी मौजूद रहेंगे, जो आपको तमाम जानकारियां देंगे। गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो गुंजन जी, आपको चेक बाउंस से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका चेक बाउंस से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके उनसे राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे दोनों नंबर आप नोट कर सकते हैं, 01206127 01206127 नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 0120612793 0120612793। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि चेक बाउंस होने पर क्या क्या परेशानियां हमें आ सकती हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं गुंजन जी से कि आखिर चेक बाउंस की कानूनी परिभाषा है क्या। गुंजन जी, समझना चाहेंगे इसकी परिभाषा को। देखिए, चेक बाउंस एज सच कोई शब्द यूज नहीं किया जाता। जैसा आपने शुरू में कहा, डिसऑनर हो जाता है। जी, डिसऑनर ऑफ चेक एक सही एक्सप्रेशन है जी। और डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब ये होता है कि अगर आपने चेक प्रोड्यूस किया, अपने बैंक को दिया और जो देनदार है जिसने पैसे देने हैं उसके बैंक ने अगर आपका चेक वापस कर दिया ये कह के कि हम इसकी पेमेंट नहीं करेंगे, उसे कहते हैं डिसऑनर होना। मतलब, और उसको कॉमन भाषा में हम चेक बाउंसिंग कहते हैं। तो जो चेक इशू किया जाता है आपके अपने अकाउंट से अपने किसी कानूनी देनदारी के तहत, और अगर उसको उस देनदार के बैंक ने डिसऑनर कर दिया तो उसे हम कहते हैं चेक बाउंसिंग, कॉमन परिभाषा में। ठीक, एक चेक जो जारी करता है, कौन जारी कर सकता है चेक? देखिए, अगर वैसे देखा जाए तो चेक वो जारी करता है जिसके पास अकाउंट होता है। जो उस खाते का जो खाता धारक होता है वो चेक जारी करता है। और चेक ऐसी स्थिति में भी होता है जैसे अगर कोई कंपनी है तो उसका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है वो साइन करता है उस कंपनी के बिहाफ पे। तो जो खाता धारक है वो चेक जारी करता है, और जब वो चेक जारी करता है तो एक प्रिजम्पशन बनती है कि उसकी कोई लायबिलिटी थी देने की जिसके फेवर में चेक जारी किया गया है और इसलिए उसने वो चेक जारी किया है। तो आप इसको, इस प्रिजम्पशन का एक उल्टा परिभाषा ये है कि जो देनदार है वो चेक जारी करता है। देनदार और खाते का धारक, खाता का मालिक, वो दो चीजें बहुत आवश्यक है। तो चेक जारी करने वाला वो व्यक्ति है 138 के पर्सपेक्टिव में जो देनदार है और खाते के मालिक है। जी, एक बात चलती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मुख्यतः एक ऐसा एक्ट है जो 3 तरह की चीजों को गाइड करता है या गवर्न करता है। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ये 3 एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे रोजमर्रा की लेन देन को गाइड करते हैं। तो प्रॉमिसरी नोट ये होता है कि जैसे मैंने किसी को एक अनकंडीशनल वो लिख के दे दिया अंडरटेकिंग कि मैं आपको ये अमाउंट दूंगा। तो एक इस तरह की चीज एक पन्ने पे, एक कागज पे कहीं भी आपने एक लिख दिया आई ओ यू समथिंग, तो वो एक जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है या एक्नॉलेजमेंट होता है उसे हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट।
कि मैंने प्रॉमिस किया और एक नोट पे लिखा कि मैं आपको पे करूंगा, जैसे पुरानी भाषा में प्रोनोट वगैरह कहते थे। दूसरी चीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जहां पर जो एक व्यक्ति अपने किसी बैंक को या किसी को आदेश देता है कि मेरे बिहाफ पे आप ये पेमेंट किसी दूसरे को कर दें, उसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और इसी बिल ऑफ एक्सचेंज का एक प्रकार है चेक। तो ये जो तीन अलग अलग तरीके हैं हमारे कमर्शियल रिलेशंस को चलाने के, क्योंकि हर वक्त आपके पास करेंसी होती नहीं है, तो इस करेंसी के अलावा बिजनेस को चलाने के लिए जो ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन के जो तीन तरीके हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, इनको गवर्न करने और गाइड करने के लिए जो एक्ट बनाया गया, कंसोलिडेटेड एक एक्ट बनाया गया, उसे हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। और ये जो तीन चीज हैं, जो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इन तीनों को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मतलब ये कि ये नेगोशिएट किए जाते हैं, आप देते हैं और उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलते हैं। जी, तो ये भी समझना चाहेंगे कि किन किन कारणों से जो है चेक बाउंस हो जाता है किसी व्यक्ति का। देखिए, डिसऑनर ऑफ चेक 138 के अंतर्गत दो कंडीशन है जहां पे जिस स्थिति में डिसऑनर ऑफ चेक को हम चेक बाउंस या 138 की परिभाषा में ला सकते हैं। एक है इनसफिशिएंट फंड, दूसरा है आपके जो उनके अरेंजमेंट है बैंक की, उससे अधिक का चेक डाल दिया गया। जैसे सीसी अकाउंट है, आपकी 10 लाख की लिमिट है और आप 12 लाख का चेक इशू कर दें, तो वो फंड इंसफिशिएंट नहीं होगा, अरेंजमेंट से ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जहां पे चेक को वो जब हम चेक देते हैं तो उसकी स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शंस आ जाती है, कई बार पेई के द्वारा, जो ड्रॉअर के द्वारा। तो उस कंडीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये हेल्प किया है कि वो भी 138 की परिभाषा के अंदर आएगा अगर वो चेक पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का अर्थात हो गया कि आपने आगे की तारीख लगा के चेक दे दी और जब चेक लगाने की तारीख आई उस दिन आपने उस चेक अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप पेमेंट स्टॉप कर दो। तो ऐसी स्थिति को भी उस परिभाषा में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। तो ऐसी तीन स्थितियां हैं जहां पे अगर चेक डिसऑनर होता है बैंक के द्वारा तो वो 138 की परिभाषा में आ जाता है। जी, हम ये भी समझना चाहेंगे गुंजन जी कि चेक बाउंस होने पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्या क्रिमिनल केस भी दायर किया जा सकता है? देखिए, चेक बाउंस होने की स्थिति में तीन तरह की कार्रवाई होती है। ये क्रिमिनल केस जैसे 138 की बात हम करते हैं तो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो भी एक तरह का क्रिमिनल प्रक्रिया ही है। बट इसमें बात ये है कि 138 की जो प्रक्रिया है ये 1988 में इंसर्ट की गई थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत और उसके बाद की प्रक्रिया आई। उसके पहले भी इसमें क्रिमिनल केस होता था, यानी 420 के केस बनते थे। तो जो चेक बाउंस अगर होता है तो उसके तीन अलग अलग तरह के हम उसमें केस कर सकते हैं। पहला तो है रिकवरी का केस, आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं क्योंकि ये चेक इशू है तो चेक के अगेंस्ट में आप सिविल सूट फाइल करते हैं और सिविल सूट के अंतर्गत आप ऑर्डर 37 का सूट फाइल कर सकते हैं जिसमें लीव टू डिफेंड पब्लिक को, पर्सन को सीक करना पड़ता है और अगर लीव टू डिफेंड नहीं मिलता तो आपको डिक्री मिल जाती है। तो एक तो हो गई ये सिविल की प्रक्रिया होगी। दूसरी प्रक्रिया है कि आप इसमें अगर पोस्ट डेटेड चेक है तो आप एक फ्रॉड का केस फाइल कर सकते हैं कि व्यक्ति ने मुझे ये चेक दिया इस प्रॉमिस के साथ कि ये मैं पेमेंट कर दूंगा और जब मैंने चेक लगाया तो वो पैसे मुझे मिले नहीं, इसका मतलब इसने मुझे चीट किया। तो एक चीटिंग का केस भी बनता है, 420 के केसेस बनते हैं। और एक ये तीसरा जो है, तीसरी प्रक्रिया है वो 138 की प्रक्रिया है जो 1988 में एक अमेंडमेंट के द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत इंसर्ट किया गया था। अब ये जो 138 की प्रक्रिया है ये वैसे तो चलती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत, बट ये पूरी तरह से क्रिमिनल नहीं है, एक सिविल प्रक्रिया है जिसको क्रिमिनल का अमली जामा पहनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेस में कहा है कि ये सिविल रेमेडी है जिसको एक क्रिमिनल रेमेडी की तरह चलाते हैं। तो इसमें चलता तो ये क्रिमिनल की तरह है, इसमें समन्स इशू होते हैं, नोटिस होते हैं, नहीं आने पे बेल होता है और सजा का भी प्रावधान है। किंतु ये बेसिकली एक सिविल प्रक्रिया है जिसको क्रिमिनल के रूप में चलाते हैं और ये समन्स केस की तरह चलता है, समन ट्रायल की तरह चलता है, जिसके अंतर्गत आप एविडेंस लीड करते हैं और प्राइवेट कंप्लेंट होता है, कंप्लेनेंट होता है, इसमें स्टेट पार्टी नहीं बनती। तो ये शुद्ध क्रिमिनल केस नहीं हो, इसमें स्टेट पार्टी बन जाती है। अगर किसी व्यक्ति का गुंजन जी चेक बाउंस हो जाता है तो उसमें क्या सजा और जुर्माने का क्या प्रावधान है? देखिए, दो तीन तरह का प्रावधान है। एक है इसमें सजा है 2 साल तक की। पहले ये सजा 1 साल तक की थी, अब ये सजा की अवधि बढ़ा करके 2 साल कर दी गई है। तो अगर चेक बाउंस हो जाता है और अगर आप इस बात के आपको कोर्ट ये पाती है कि आपने ये गलती करी है, जानबूझ के करी है, तो 2 साल तक की सजा है।
दूसरी चीज है, इसमें जुर्माना लगता है जो कि दुगुना अमाउंट हो सकता है, चेक का दुगुने अमाउंट तक का जुर्माना लग सकता है। जी। और या फिर कोर्ट की दोनों चीजें आप पे इम्पोज कर सकती है, यानी कि आपको सजा भी दे सकती है और आप पे जुर्माना भी लगा सकती है। तो गुंजन जी, बहुत अहम जानकारियां आप दे रहे हैं चेक बाउंस से जुड़ी हुई, कि अगर किसी व्यक्ति का चेक बाउंस हो जाता है, आपको किसी से पैसे लेने हैं और उसका चेक बाउंस होता है, तो आप किस तरह की कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। और गुंजन जी लगातार हमारे सवालों को जवाब दे रहे हैं, वापस चलते हैं उनके पास। गुंजन जी, हम समझना चाहेंगे कि जब चेक बाउंस होता है तो उस पर कानूनी प्रक्रिया को शुरुआत करने में बहुत गहमा गहमी रहती है, लोग समझ ही नहीं पाते कि हम आखिर इसकी शुरुआत कैसे करें। तो कैसे कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत की जाए। देखिए, चेक बाउंसिंग की जो कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत है वो होती है नोटिस के इशू होने से। जी। तो इसमें बेसिकली क्या है, जैसे हम कहते हैं कि चेक बाउंस हो गया और ऑफेंस बन गया, ये उस तरह से नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसका अगर उदाहरण दूं तो कि अगर आपने किसी को धक्का मारा तो जिस वक्त धक्का मारा उसी वक्त ऑफेंस स्टार्ट हो जाता है। जी। चेक बाउंस की स्थिति में ऐसी बात नहीं है। चेक बाउंस की स्थिति में ये होता है कि आपने पहले, आपका चेक डिसऑनर होता है, पहली स्थिति ये बनती है। दूसरी एक आवश्यकता है जो उसके अंदर है चेक 138 के अंदर, कि आप उसको नोटिस देते हैं। तो जिसने पैसे लेने थे, जो पेई है, वो ड्रॉअर को एक नोटिस देता है 30 दिन के अंदर कि आपका ये चेक बाउंस हो गया है और आप इसकी मुझे तत्काल पेमेंट कर दें। ये नोटिस देना बहुत आवश्यक है। अगर ये नोटिस नहीं देंगे तो चेक बाउंस का केस नहीं बन सकता, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। उस 30 दिन के अंदर नोटिस, जब नोटिस सर्व हो जाता है उसके बाद 15 दिन का वक्त मिलता है उस व्यक्ति को उस पैसे को चुकाने का। तो वो 15 दिन के अंदर अगर वो पैसे नहीं चुकाता है तो उस 15वें दिन के अंदर यानी 16वें दिन जाके ये ऑफेंस एक्चुअली कमेंस होता है। जी। तो ये ऑफेंस ऐसा नहीं है कि तत्काल हो जाता है, ये ऑफेंस उस दिन फाइनली कमेंस होता है। यानी कॉज ऑफ एक्शन जो होता है फाइल करने का, उस 138 के केस को फाइल करने का कॉज ऑफ एक्शन 16वें दिन शुरू होता है नोटिस रिसीव होने के बाद, उससे पहले शुरू नहीं होता। तो ये ऑफेंस कंप्लीट होने के लिए वो आपने पहले नोटिस देना बहुत आवश्यक है। नोटिस सर्विस होने के बाद 15 दिन बीतेंगे और जब 16वां दिन आएगा तभी आप चेक बाउंसिंग का केस डाल सकते हैं। इसलिए जो आप 138 के केस में जो केस की शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है इसके नोटिस से। तो नोटिस को सर्व करना बहुत आवश्यक होता है उस व्यक्ति के ऊपर जो इस अकाउंट का मालिक है, जो अकाउंट का ओनर है, और उस व्यक्ति के ऊपर कंपनी की स्थिति में जो उस अकाउंट को, जिसने चेक को साइन किया है। जी। ये भी समझना चाहेंगे कि अगर कोर्ट से केस डिसमिस हो जाता है तो कितने दिनों में चेक का पैसा कोर्ट में जमा कराना पड़ता है। देखिए, दूसरी इसमें एक चीज बताऊं, डिसमिस हो जाता है का अर्थ ये हो गया कि जिस व्यक्ति जिसने पैसे लेने हैं, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसने चेक डाला और अगर उसका केस डिसमिस हो गया तो फिर तो कहानी बदल जाती है, क्योंकि उसमें जमा करने वाली बात नहीं रह जाती। क्योंकि जिसने चेक इशू किया, जो ड्रॉअर है, और जो पेई है उसने चेक लगाया, उसका डिसऑनर हो गया, उसने कोर्ट में अप्रोच किया और अगर उसका केस डिसमिस हो गया तो ऑफकोर्स ड्रॉअर पेमेंट तो करेगा नहीं, क्योंकि उसने पहले पेमेंट नहीं करी तभी ये केस बनने की स्थिति बनी है। दूसरी स्थिति ये होती है कि जैसे आपने चेक डाला, आपका केस फाइल हो गया और आप जीत गए, मतलब जो कंप्लेनेंट है उसका केस अलाउ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पेमेंट की बात आती है। उसमें कोर्ट उसको एक समय निर्धारित करती है, जो पेमेंट होती है उसके लिए एक समय निर्धारित किया जाता है और उस निर्धारित समय के अंतर्गत उस व्यक्ति को पेमेंट करना होता है और उसको सजा का प्रावधान होता है। तो डिसमिस होने की स्थिति जो तो शायद ये हो सकती है कि एक्यूज ने केस अपील डाली, अगर वो अपील में वो हार जाए या उसकी अपील डिसमिस हो जाए तो भी उसको कोर्ट के द्वारा कुछ वक्त मिल जाता है जिसमें वो पेमेंट कर सकता है। 10 दिन 15 दिन का वक्त कोर्ट दे सकती है, अदरवाइज तो वो तत्काल पेमेंट करने के लिए लायक रहता है। जी। और चेक बाउंस होने पर बैंक की जो पेनल्टी होती है वो कितनी होती है। देखिए, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, हर बैंक अपने हिसाब से लगाता है, कोई 300 लगाते हैं, कोई 400 लगाते हैं, बट वो बैंक टू बैंक की अपनी पॉलिसी है। जी। एक अमाउंट है, नॉमिनल सा अमाउंट है, इतना भी नॉमिनल नहीं है, बट है कि वो चेक बाउंसिंग की स्थिति में वो अपने जो उनकी चार्जेस होते हैं उस सारे चार्जेस को कलेक्ट करते हैं, तो 300-400 रुपए के करीब होते हैं। अच्छा, हम दोनों पक्षों के अगर गुंजन जी कानूनी अधिकार की बात करें तो दोनों पक्ष के कानूनी अधिकार क्या क्या है, कैसे समझा जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, क्योंकि जब हम चेक बाउंसिंग की बात करते हैं तो हम ये बात तो करते हैं कि कंप्लेनेंट के क्या अधिकार हैं, लेकिन एक्यूज के अधिकार की बात हम नहीं करते। तो समझने की बात ये है कि चेक बाउंसिंग का जो शुरुआत होता है, जो चेक हम देते हैं, इसका सबसे अहम पहलू ये है कि ये चेक एक लीगल डेट को चुकाने के लिए दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट होता है।
और उसमें एक दूसरा उसमें एक प्रोविजन है, प्रावधान है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, वो ये कहता है कि अगर आपने चेक दिया है तो ये माना जाएगा कि आपके ऊपर कोई लीगल डेट था। लेकिन ये जो प्रिजम्पशन है, ये प्रिजम्पशन एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है। इसका अर्थात ये होता है कि आप इस प्रिजम्पशन के विरोध में आप अपने गुंजन जी, सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, कॉलर सुल्तानपुर से। वो कुछ जानना चाहते हैं आपसे, कुछ सवाल करना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सवाल पूछिए अपना। सवाल हमारा ये है जी। कि जब रजिस्टर्ड नोटिस जाएगी, जी। प्रोग्राम आपका देख रहे हैं। जी जी जी। हेलो जी जी, सुनाई पड़ रहा है, बताएं। जी हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही, बताइए। हाँ, हम आपका प्रोग्राम सुन भी रहे हैं। जी। चेक बाउंस वाला मैटर जो है, जिसे हमने रजिस्ट्री किया, जी तो 30 डेज जो है पूरा होने के बाद 15 दिन जोड़ा जाएगा कि 30 डेज में ही 15 दिन रहेगा? जी गुंजन जी। देखिए, हाँ, चेक लगाया, 15 चेक बाउंस दिन जो जी, 15 दिन जोड़ा जाता है वो सर्विस ऑफ नोटिस से होता है। तो आपने 30 दिन के अंदर आपने नोटिस देना है। अगर आपने तीसरे दिन नोटिस भेजा और चौथे दिन नोटिस चला गया, तो जिस दिन नोटिस मिल गया उससे 15 दिन की गिनती की जाती है। 30 दिन का समय आपको नोटिस देने के लिए मिलता है। आप 30 दिन के अंदर किसी भी दिन आप नोटिस दे सकते हैं। 30 दिन के बाद आपके पास 15 दिन का वक्त मिलता है। 15 दिन के अंदर आप अगर उसको पेमेंट करने का वक्त मिलता है, फिर 15 दिन के बाद 16वें दिन से फिर आपको 30 दिन का वक्त मिलता है केस फाइल करने का। तो 30 प्लस 30 और ये 15, ये अगर देखा जाए तो ये सब पूरा ये लगभग 75 दिनों का हिसाब है कि चेक जिस दिन बाउंस हुआ या डिसऑनर हुआ, उस दिन से लेके केस की फाइलिंग के बीच में लगभग 75 दिन का वक्त मिलता है। लेकिन 75 दिन में सिर्फ 15 दिन ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी है, जिनको आपको चुकाना है। बाकी सारी चीजें आपके इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करते हैं। जी सुरेंद्र जी, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। गुंजन जी, ये भी समझना चाहेंगे कि किन किन दस्तावेजों को लगाना पड़ता है अगर आप अर्जी देते हैं कोर्ट में जाकर इस केस को शुरू करते हैं तो? देखिए, दस्तावेज जो है वो जो 2-3 मुख्य दस्तावेज हैं। एक तो ओरिजिनल डिसऑनर्ड चेक लगाना होता है। जो चेक आपने लगाया, जो कोर्ट आपने प्रस्तुत किया बैंक को और बैंक ने उसे वापस किया, तो वो ओरिजिनल चेक आपको उसमें लगाना होता है। दूसरी चीज होती है चेक रिटर्न मेमो। वो ओरिजिनल रिटर्न मेमो आपको फाइल करना होता है। ये दो चीज तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये दिखाते हैं कि चेक डिसऑनर हो गया या चेक बाउंस हो गया। जी। फिर आप अपना एक कंप्लेंट बनाते हैं। उस कंप्लेंट के अंदर आपने ये दिखाना होता है, ये साबित करना होता है दिखा के कि ये एक लीगल डेट था। ये जो चेक इशू किया गया था वो एक लीगल डेट के लिए इशू किया गया था, क्योंकि ये लीगल डेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जैसे ही वो कहते हैं कि लीगल डेट था, तो उस डेट से रिलेटेड उस जो ऋण लिया है, जिसको हम कह रहे हैं जो लीगल डेट है, उससे रिलेटेड कोई भी कागज अगर आपके पास उपलब्ध है तो आपको वो लगाना बड़ा आवश्यक हो जाता है। कई बारी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कई बारी कोई चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है, कई बारी ईमेल्स का आदान प्रदान होता है। तो ऐसा कोई भी कागज जो ये साबित कर सके कि एक लीगल डेट था, उस कागज को लगाना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ये 3-4 बेसिक मुख्यतः कागज हैं जिनको लगाने की आवश्यकता होती है एक चेक बाउंसिंग के केस में। ये और एक कंप्लेंट, और इसके साथ एक आपको एविडेंस की कॉपी लगती है जो हम बाय वे ऑफ एफिडेविट। तो एक जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट जब फाइल की जाती है तो वो भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एविडेंस फाइल करने का। तो आप कंप्लेंट के बाद डॉक्यूमेंट के बाद एविडेंस, और ये सारी चीजों को लगा के एक पुलिंदा बना के आप कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। इसमें कुछ जगहों पे एक फॉर्म फाइल होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप एक फॉर्म फाइल किया जाता है, दिल्ली में ऐसे फॉर्म की आवश्यकता नहीं। तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन मुख्यतः ये 3 कागज हैं, कंप्लेंट, डॉक्यूमेंट में चेक, जो ओरिजिनल चेक, ओरिजिनल रिटर्न मेमो और डेट, लीगल डेट के कागजात, और साथ में एविडेंस। ये 3 चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन जी तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आज बात की कि किस तरह से अगर चेक बाउंस होता है तो आप कोर्ट की कार्रवाई भी कर सकते हैं, लीगल नोटिस भी आप जारी कर सकते हैं, और दोनों पक्षों के लिए हमने तमाम जानकारी मुहैया कराने की कोशिश की। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।